हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैप्टर पर जो कि होने वाला है भैया प्लांट वाटर रिलेशंस के ऊपर। प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है ये काफी हद तक के आप लोग जानते होंगे कि विदाउट वाटर एक प्लांट कुछ भी नहीं है। ठीक है कि हर एक प्रोसेस के लिए उस प्लांट को उस वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें हम काफी प्लांट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे और काफी वाटर्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से वाटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऐसा कौन सा वाटर है जो कि एब्जॉर्ब होता है, और भी वाटर और प्लांट दोनों के बीच में किस तरीके से ये एब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में मतलब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया हमारा प्लांट वाटर एंड रिलेशन। ये दोनों जो बच्चे हमारे क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनका ही एक पीपीटी, इनको ही यूज करके पीपीटी का एक स्लाइड बनाया जाए। लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं भैया इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि आपको पता है एक प्लांट को जीने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, मिनरल वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गैसेस एंड द मॉलिक्यूल्स एंड बात करें तो मिनरल्स। ये सारी चीजें वो एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से एक्वायर करता है। हो सकता है कि कुछ वो एयर के फॉर्म में ले, मतलब एनवायरनमेंट से ले, कुछ सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीजें वो अपने एनवायरनमेंट, सराउंडिंग से ही क्या करता है भैया, लेता है। एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इधर से उधर ट्रैवल करके खुद अपनी जरूरत की चीजें कर लेता है, लेकिन एक प्लांट को डिपेंड होना पड़ता है दूसरी चीजों के ऊपर ताकि वो उसका उस तरीके से यूज कर पाए। यहां पर हमको क्या बताया कि प्लांट ऑब्टेन वैरायटीज ऑफ सब्सटेंस, उसको भाई बहुत सारी चीजें लगती है, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, ऑब्वियसली भैया जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी जब उसको पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर बराबर उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके जो फूड के प्रोडक्शन में या उसके प्रोडक्शन में, उसके ग्रोथ में अफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमको जब प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है तो हम प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, उसी तरीके से वाटर एक मेन कंपोनेंट है किसके लिए, प्लांट के लिए। अगर उसको वो नहीं मिला तो भैया क्या होता है, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। देन वाटर एक क्या कंसीडर किया, एलिक्सर ऑफ लाइफ। जैसे कि अपन बोलते हैं ना जल ही जीवन है, वैसे ही वाटर ही एक अमृत है भैया, अमृत। ठीक है, वाटर कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 90 टू 75, जैसे कि हम बात करें तो हमारे बॉडी में 70-75% वाटर है, लेकिन एक प्लांट के सेल या उसके टिश्यू में 90 से 95% वाटर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यू में क्या होता है भैया, 90 से लेके 95% पानी होता है। और वाटर हेल्प सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप। तो यही वाटर के वजह से जो सेल है अपना एक टर्जिडिटी मतलब क्या होता है कि सिंपल सेल में जब तक के वाटर है ना तो वो प्रॉपर टर्जिड वाली कंडीशन को शो करता है, लेकिन जैसे उससे वाटर निकल गया तो वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि कोई एक सेल ऐसा था, लेकिन जब उस पे वाटर आया, जब उसके वाटर आया तो वो उसने अपना शेप को क्या किया, मेंटेन किया। जब कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो मोस्टली होता है, जब उसमें अपन कोई चीजें फिल कर देते तो प्रॉपर वो अपना शेप ले लेता है। उसी तरीके से टर्जिडिटी कब मेंटेन होती है, जब वाटर उसके पास होता है, वाटर आता है तो वो एकदम फूल जाता है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, टर्जिडिटी, और शेप उसके वजह से मेंटेन रहता है। क्लियर है? तो ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था। तो अब अपन देखेंगे भैया वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। वाटर जो है ना जिसके बारे में अपन देख रहे हैं, तो वाटर ऐसा क्या है वाटर के पास, तो यहां पर सिंपल हमको बताया गया है कि वाटर इज द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अगर बात कर रहे हैं यहां पर वाटर की, तो वाटर अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो अभी जो हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, जो कि काफी अच्छा सॉल्वेंट है मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट के लिए। ठीक है, काफी अच्छा सॉल्यूट है इन द सेंस कि भाई ये एक इनर्ट की तरह काम करता है। तो वाटर के साथ जब कोई चीजें मिक्स होती है ना तो वो रिएक्ट नहीं करता उसके साथ। ठीक है, इसको अपन इनर्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्योर फॉर्म जो कि एक इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और न्यूट्रल पीएच बोले तो 7 पीएच होता है वाटर का अगर प्योर फॉर्म में है। तो ड्यू टू दिस, इसी की वजह से वाटर को बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम माना गया फॉर डिसॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स, ताकि उसमें जो मिनरल्स है वो डिसॉल्व होकर के और फूड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होकर के क्या हो जाएंगे भैया, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑर्गन टू द अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, किसके, प्लांट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसलिए अपन वाटर के बारे में इतना यहां पर पढ़ रहे हैं। तो वाटर को बेस्ट एक्वस मीडियम बोला है फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए ऑकरिंग इन द सेल। जो भी
रिएक्शन हो रही है सेल में, तो उसके लिए जो एक्वस मीडियम होगा वो कौन होगा भैया, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कौन होगा, वाटर होगा। ओके, इट इज इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, इसलिए ये भी उसके लिए एक रॉ मटेरियल है, वो भी इसेंशियल है, काफी जरूरी। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब यह है कि वाटर का अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसमें हमको काफी हीट को प्रोवाइड कराना, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एज कंपेयर टू अदर दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में जो वाटर है उसको ज्यादा क्या लगती है, हीट लगती है। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं स्पेसिफिक हाई हीट लगती है उसको। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि एक पर्टिकुलर इसको वेपर वाली कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको काफी एनर्जी देनी पड़ती है। देन द थर्ड वन इज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब यह है भैया कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सेम टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर है वो एवापोरेट हो जा रहा है, और वही टेम्परेचर कम करने पर उतने ही टेम्परेचर पर वो क्या हो जा रहा है, सॉलिड के फॉर्म में आ जा रहा है। इसको अपन बोलते हैं हाई हीट ऑफ फ्यूजन। ड्यू टू दिस ये एक थर्मल बफर की तरह काम करता है। देखो थर्मल बफर क्या होता है भैया, आपने केमिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा। थर्मल बफर जो है ना वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, ठीक है, एक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। सो जो अभी हमने कुछ टर्म्स देखे भैया, क्या होता है हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपकी बुक में जस्ट ये वर्ड दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। तो क्या बताया कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, सॉरी, हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की जो है एक हाई स्पेसिफिक हीट है, क्यों, क्योंकि इट टेक्स मोर एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इसको बहुत एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में। इसलिए अपन बोल रहे हैं भैया वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। देन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब यहां पर हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक वाटर को क्या करने में लगे, एवापोरेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन उसको हम वो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड, किसके लिए जरूरत है भाई, चेंज टू सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा। देन वाटर मॉलिक्यूल हैव अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बोल रहा है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास अडेसिव और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अडेसिव यानी कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लगता है उसको अपन अडेसिव बोलते हैं, कोहेसिव यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वाटर टू वाटर आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है और इस वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी की वजह से हाई सरफेस टेंशन और हाई अडेसिव और कोहेसिव फोर्स के वजह से ये हमको क्या दिखाता है भैया, कैपिलरी एक्शन दिखाता है, राइज अप इन द कैपिलरीज। जब हम कैपिलरी में देखते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा अबो लेवल दिखाई देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन राइज इन द कैपिलरीज। क्लियर है यहां तक के? तो ये हमने छोटी मोटी छुटकली सी चीजें देखी भैया। हमने वाटर की प्रॉपर्टीज देख लिया थोड़ा बहुत, लेकिन ये वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा? यस, तो जो मेन ऑर्गन होता है इस एब्जॉर्प्शन के पीछे वो होता है रूट। क्यों? क्योंकि ये रूट जो है वही हमारे सॉइल के अंदर होता है, वही सारे एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन कौन है, कौन है भैया? रूट है। वाटर को एब्जॉर्ब कौन कराएगा? रूट कराएगा। तो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो रूट ही हमारा वो मेन ऑर्गन है जो कि एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और मिनरल्स का। अगर बात करें टेरेस्ट्रियल प्लांट, देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात हो रही है यहां पर। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ना, तो वो उनके पास सीधे रूट होते हैं, तो वो सीधे सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हमको बताया जिसको बोलते हैं अपन एपिफाइटिक प्लांट। क्या बोलते हैं? एपिफाइटिक प्लांट, जो कि प्लांट है ना उसी के ऊपर पे वो ग्रो होता है, ठीक है। तो उसकी जो रूट है उस एपिफाइटिक प्लांट की, एपिफाइटिक रूट, तो वो सीधे सॉइल से कनेक्टेड नहीं है, तो वो उसको सॉइल से वाटर मिलेगा क्या? नहीं। तो एनवायरमेंट में, एयर में जो मॉइस्चर होता है ना उसको सीधा वो ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो यहां पर हमको बताया है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है भैया, कहां से? सॉइल से। लेकिन जो एपिफाइटिक प्लांट है जैसे कि ऑर्चिड, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर कहां से? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स यानी कि एयर से, विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट। और इस
यानी कि स्पेशल रूट को अपन क्या कहते हैं, वेलामेन। क्या कहते हैं भैया, वेलामेन। अब ये जो रूट है इसको 4 इसमें डिवाइड करके बताया गया है प्रॉपर, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन। आपके बुक में फिर ये चारों अच्छे से नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या होता है देखो, ये जस्ट हमारी इस तरीके से रूट है। इस रूट में सबसे ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये मैच्योर हो चुका है। ये जो सेल है यहां पर वो मैच्योर सेल है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं मैच्योरेशन, यानी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन। लेकिन इसके वाला एक रीजन है जहां पर आपके रूट हेयर है, जहां पर आपके रूट हेयर है, जहां पर एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है, उसको अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। और उसके नीचे सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेट होते, इलोंगेटेड सेल होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाते रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। और मेरिस्टेमेटिक रीजन जो कि सबसे टिप वाला रीजन होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है, उसको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्लियर। ये जो चारों चीजें मैंने बताई यहां पर काफी अच्छे से मेंशन करके बताया मैंने आपको कि भैया मैच्योरेशन सबसे ऊपर होता है, जोन ऑफ हेयर रूट, जहां पर क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर रूट हेयर प्रेजेंट है। देन द जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन दिखाई देता है, और लास्ट में होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो मैच्योरेशन एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, और अलग अलग टाइप के मैच्योर होते जाते हैं और डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टिश्यू बना रहे हैं। ओके। देन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में रीजन इज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, जहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड बियर्स रूट हेयर, जहां पर रूट हेयर होते हैं किसके लिए भैया, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। देन द जोन ऑफ इलोंगेशन में सिंपल, ये रीजन वो है जहां पर इलोंगेशन होता है, रिजल्ट लेंथ ऑफ द रूट इंक्रीज होती है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी कि रीजन लाइज एट द टिप ऑफ द रूट, जो कि सेल क्या होते हैं भैया, डिविजन, सेल डिवीजन ऑकर, कंटिन्यूअसली वहां पर डिवीजन चलते रहता है। जस्ट ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। देन जो हम बात करें ना कि जहां से एब्जॉर्प्शन होगा उस रूट हेयर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर बार इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो रूट है, मतलब हमने ये रूट बनाया था, ये जो रूट है ना, इसके ये बाहर की जो लेयर है, यहां का एक सेल हमारे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कुछ इस तरीके से इलोंगेट हो जाएगा। वो उसका जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जो कि हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो ये देखो, ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है भैया हमको, वैक्यूल। और आपको पता है कि जो सेल, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो 90%, सेंट्रल वैक्यूल 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसी तरीके से होता है। और वैक्यूल का काम क्या है भैया, स्टोरेज करना, वाटर, मिनरल्स जो भी है, फूड वगैरह, उसका स्टोरेज करना। और भी अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है यहां पर, तो इस रूट हेयर से अब्सॉर्ब किया जाता है। तो क्या बताया कि रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है ऑफ द एपिब्लेमा सेल। एपिब्लेमा सेल यानी कि जो हमारे एपिडर्मल सेल है, बाहर की लेयर के जो सेल है, एपिब्लेमा यानी कि आउटर लेयर ऑफ द रूट। नाउ ईच रूट हेयर में भी अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 mm लेंथ होती है, जो कि कैसे दिखाई देता है, ट्यूब लाइक, यानी कि 1 to 10 mm इसकी लेंथ है। और ट्यूब लाइक ऑब्वियसली भैया दिखाई दे रहा है ना हमको, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। नाउ इट इज कलरलेस। कैसा होता है भैया, कलरलेस होता है, कोई कलर वलर नहीं होता। अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं दिखाई देगी। शॉर्ट लिप, ज्यादा दिनों तक नहीं जिएगा, थोड़े दिनों तक के, जिसको अपन कहते हैं इफेमरल। एंड वेरी डेलिकेट भैया, डेलिकेट काफी कमजोर होती है। ये जो रूट हेयर होती है ना, काफी कमजोर होती है। देन इट हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देखो बीच में सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रहा है, वो भी उसी के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म साइटोप्लाज्म। और उसके बाजू में पूरा ये क्या है, साइटोप्लाज्म, एक पतली सी लेयर है साइटोप्लाज्म की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाहर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बाहर होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो है वो 2 लेयर की बनी है। कैसी लेयर की बनी है, 2 लेयर, जिसमें कि जो हमारी आउटर लेयर है वो किससे बनी है, पेक्टिन। जो बाहर की लेयर है पेक्टिन से बनी है, और इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बनी है। क्या है पेक्टिन, क्या है सेल्यूलोज भैया, ये पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है ये, पॉलीसेकेराइड्स है, शुगर के मॉलिक्यूल से ये काफी हार्ड कवरिंग बनाई जाती है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। तो ये जो बाहर की हम बोल रहे हैं ना सेल वॉल, ये फ्रीली परमिएबल है, सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, जो भी है सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ। लेकिन जो हमारी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। उसको पता है किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, तो वो सिलेक्ट करेगी, हाँ भैया तुम आ सकते हो, नहीं तुम नहीं आ सकते। तो इस तरीके से सेल वॉल जो है वो क्या है भैया, फ्रीली परमिएबल, सबको आने दो, सबको आने दो, सबको आने दो करती है। लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही गिने चुने लोगों को वो अंदर आने देती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है भैया, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो जस्ट हमको यहां पर छोटा सा इतना ही स्ट्रक्चर और उसके बारे में बताया गया था। तो देन अब चलते हैं अपन, जो वाटर अवेलेबल है रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। अब अपन ने बात कर ली, रूट की बात कर ली, वाटर की प्रॉपर्टीज देख ली, लेकिन ऐसा वो कौन सा वाटर है
जो एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के रूट के द्वारा। देखो वाटर एक ही होता है, पानी एक ही है, लेकिन जब वो सॉइल में जाता है तो वो अलग अलग इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कुछ होता है कि एकदम ग्रेविटेशन की वजह से नीचे चले जाता है, कुछ होता है कि जो सॉइल पार्टिकल है उसमें एडजॉर्ब हो जाता है, इट्स एडजॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब की बात नहीं कर रहा मैं, एडजॉर्ब हो जाता है। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और कुछ ही उन सब चीजों के बाद जो पोर्स के बीच में यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ब्लड वाटर बचता है वो हमारे रूट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हमको यहां पर कौन सा वाटर अवेलेबल है रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए वो बताया गया है। तो सिंपल बोला गया है कि जो वाटर एब्जॉर्ब कहां से होगा भैया, राइजोस्फीयर से होगा। राइजोस्फीयर एक माइक्रो एनवायरमेंट है जो कि आपका रूट है, मैं बोल रहा हूं ये आपका रूट है, ये रूट है यार। तो इसके सराउंडिंग में जो छोटा सा एनवायरनमेंट बन रहा है इसी से ही एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ऑब्वियसली। सो वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल चार तरीके का होता है, एक ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड द कैपिलरी वाटर। क्या बोला, ग्रेविटेशनल वाटर, देन द सेकंड वन इज हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड एंड द फोर्थ वन इज कैपिलरी वाटर। ओके क्लियर है। तो वन बाय वन ये चारों चीजें देखते हैं, काफी इजी है ये, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। ग्रेविटेशनल वाटर, देखो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये सॉइल है, ये सॉइल के मॉलिक्यूल, सॉइल के पार्टिकल्स बना रहा हूं मैं छोटे छोटे, ठीक है। इधर वाटर है, रेन हुई, आपने पानी डाला, जो भी वाटर आया तो वो ग्रेविटेशन की वजह से एकदम नीचे चला गया, एकदम नीचे चला गया। लेकिन आपका रूट का हेयर तो यहां पर है, तो उस ग्रेविटेशन की वजह से जो वाटर नीचे चला गया वो आपका रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो वही बताया गया है कि इट इज द वाटर इन द लार्ज पोर, जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं, दैट मूव डाउनवर्ड फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। भैया ग्रेविटी के चक्कर में वो नीचे चले जाता है, और इट ड्रेन्स सो फास्ट दैट इज नॉट अवेलेबल टू द क्रॉप, और वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ चले जाता है, जिसके वजह से उसको हमारे जो रूट है, सेल मतलब प्लांट्स, वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। आपके बुक में ये ड्रेन की जगह एक वर्ड यूज किया है, वो है परकोलेटिंग। परकोलेटिंग को अपन कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, रिसाव, यानी कि वही जो बह करके जा रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं परकोलेटिंग। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है कि अब कुछ वाटर नीचे चला गया, अब कुछ वाटर, ये जो सॉइल पार्टिकल है ना, ये अपने सरफेस पे इसको क्या कर लेंगे, एड्सॉर्ब कर लेंगे। देखो एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन मतलब जो सरफेस है ना वहां पर उसको एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं अपन एडजॉर्प्शन। सो वही बताया है कि द रिमेनिंग वाटर विच इज हेल्ड ऑन पार्टिकल सरफेस, तो ये जो सॉइल पार्टिकल उसके सरफेस पर वो उसने पकड़ के रख लिया है टाइटली, इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अच्छा, ये सॉइल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में ऐसा कौन सा अट्रैक्शन आ गया जिसकी वजह से दोनों आपस में इतना अट्रैक्ट हो गए, तो भाई यहां पर अडेसिव फोर्स लग रहा है, द फोर्स, द अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल हमारा सॉइल का है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, कौन सा, अडेसिव फोर्स की वजह से, जिसके वजह से ये जो रूट हेयर है वो उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन के कोई काम का नहीं है। द वाटर इज हेल्ड अडेसिव फोर्स ड्यू टू दिस अनेबल टू द प्लांट के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है। देन चलते हैं हम थर्ड, कंबाइंड वाटर। अब कंबाइंड वाटर क्या होता है कि यहीं पर कुछ एलिमेंट है तो वाटर उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ऑक्साइड बना लेगा, तो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जिसके वजह से इसको अपन कंबाइंड वाटर कहते हैं, और ये पानी भी यानी कि ये वाटर भी उसके काम का नहीं है। देन आती है भैया बात, कहानी बाद की, जो कि है कैपिलरी वाटर। सो कैपिलरी वाटर, इन सब के बाद जो वाटर बच जाता है, देखो हमने हाइग्रोस्कोपिक वाटर देखा, ये हमारे सॉइल पार्टिकल पे अटैच हो गया, हमने देखा ग्रेविटेशनल वाटर, ये सीधा सीधा नीचे निकल गया। अब इन सब के बाद भी ये दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो वाटर रह जाता है ना, इसको अपन कहते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर, और वही वाटर है जो कि प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिटेन्ड बाय द सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्ड आउट। ग्रेविटेशन की वजह से जो पानी नीचे चला गया, अब उसके ही धीरे धीरे वो पानी अब ऊपर पे आएगा, क्योंकि नीचे तो जगह फुल होते जा रही है तो पानी ऊपर आते जाएगा। सो इट इज द वाटर इन द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स में जो वाटर होता है वो मूव्स बिकम्स ऑफ कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फोर्स की वजह से, एंड इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। और कैपिलरी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला वाटर है प्लांट के द्वारा वो है
कैपिलरी वाटर। सो यहां तक के ही रखेंगे हम आज का क्लास। सो हमने अभी तक के क्या देखा भैया, जस्ट देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिर प्रॉपर्टीज देखी वाटर की। वाटर एक्ट एज बफर की तरह काम करता है, जहां पर सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया, आपस में डिसॉल्व होकर के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, देन फिर उसके बाद में हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन मतलब किसमें, कि कौन सा ऑर्गन है जो कि एब्जॉर्प्शन करता है। रूट के बारे में देखा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, और फिर हमने देखा कि कौन सा वाटर अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। टोटल 4 टाइप के वाटर देखे। सबसे पहला जो हमने देखा भैया वो था हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि एब्जॉर्प्शन के कोई काम का नहीं है प्लांट के लिए। सेकंड देखा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वो भी नहीं होता भैया हमारे काम का। देन द थर्ड वन है हमारा कंबाइंड वाटर, वो भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और लास्ट में आता है हमारा कैपिलरी वाटर, जो कि यानी कि जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक के? सो इसको आप वन बाय वन, डे बाय डे आप पढ़ते चलो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझते चलो, और इसको वहीं पे मतलब अपने नोट्स बनाते चलो भैया। ये तो मेरे भी नोट्स है, लेकिन आप अपने भी बनाते चलो। क्लियर है? फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।